क्वेश्चन है हम लोग का कि शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। प्राचीन भारत के प्रमुख विद्यालयों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह न कि केवल भारत में बल्कि विश्व में सबसे प्रसिद्ध विद्यालय था। यह विद्यालय बिहार की राजधानी पटना से 40 मील की दूरी पर स्थित बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह एक बौद्ध विहार था जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते थे और बौद्ध धर्म का अध्ययन अध्यापन करते थे। चीनी यात्री येन सांग के अनुसार यहाँ अनेकानेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्तकालिक शासक कुमार गुप्त ने की थी। यहीं पर महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र का भी जन्म हुआ था। संभवतः इसी कारण कालांतर में आशक ने यहाँ पर विहारों का निर्माण करवाया था। चीनी यात्री वेन सांग और इत्सिंग ने नालंदा को एक महान शिक्षा केंद्र के रूप में उल्लेख किया। उत्खनन से प्राप्त भावावशेषों से पता चलता है कि विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबे तथा आधा मील चौड़े क्षेत्र से स्थित था। इसके स्तूप, विहार तथा भवन सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे। यहाँ व्यायाम के लिए लगभग 8 विशालकाय भवन तथा 300 छोटे छोटे कक्ष थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उनके आवास, निवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और अध्ययन के लिए भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की शिक्षक के अध्ययन की सुविधा के लिए धर्म ग्रंथ नामक एक पुस्तकालय था जो रत्नरंजक और रत्नोधि नामक 3 विशाल भवनों में स्थित था। इत्सिंग के अनुसार यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 3000 थी। येनसांग ने इस संख्या को 10,000 कहा था। यहाँ शिक्षकों की संख्या लगभग 1500 थी। यहाँ एक अध्यापक लगभग 9 से 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता था। विश्वविद्यालय का संपूर्ण प्रबंध एक ख्याति लब्ध भिक्षु के अधीन होता था जो महास्थिर कहलाता था। यहाँ के प्रमुख विद्वानों में नागार्जुन, बसबंधु, आर्वदेव, दिनांग, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुड़मती, स्थिरमती, प्राभिमित्र, जनिमित्र, ज्ञानचंद्र आदि थे, जिनकी विद्वता से प्रभावित होकर लोग दूर दूर से यहाँ आते थे। हेनसांग के समय में यहाँ कुलपति शीलभद्र थे, जिनके चरित्र तथा विद्वता की वह बहुत प्रशंसा करते थे। 15वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। 12वीं सदी से मुस्लिम के भयंकर आक्रमणों से जिनका नेतृत्व करता बख्तियार खिलजी था, यह विश्वविद्यालय सदैव के लिए नष्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा केंद्र के रूप में काशी पर संक्षिप्त वर्णित करें। हमने नालंदा देख लिया, अब काशी के बारे में बात करते हैं। नालंदा का फिर से पुनर्स्थापित हो चुका है और काशी तो हमेशा से फेमस रहा है और अभी भी फेमस है। तो चलिए काशी के बारे में जानते हैं। शिक्षा केंद्र के रूप में काशी पर संक्षिप्त टिप्पणी। तक्षशिला के पश्चात काशी ही प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र थी, जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। प्राचीन काल का काशी वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उपनिषद युग में काशी प्रतिष्ठित शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। काशी का शासक अजातशत्रु अपनी ज्ञान, गरिमा, प्रतिभा और विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। सारनाथ से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि काशी में वेद, पुराण, उपनिषद, व्याकरण, हिंदू धर्म तथा दर्शन के साथ साथ बौद्ध दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी। काशी की महत्ता के कारण ही महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म प्रचार सर्वप्रथम यहीं से करने का निश्चय किया, ताकि उनका प्रभाव काशी के विद्वानों पर पड़ सके। बौद्ध धर्म के विस्तार के साथ ही काशी के शिक्षा में उच्च कोटि के केंद्र स्थापित होने लगे और शिक्षा केंद्र के रूप में काशी को प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। मौर्य युगीन अशोक ने यहाँ अनेक बौद्ध विहारों तथा मठों का निर्माण करवाया, जिनमें शिक्षा का भी प्रबंध किया गया। युआन चांग ने यहाँ अनेक विहार, चैत्यों, स्तूपों और भवनों को देखा था। विद्यार्थी यथा सामर्थ्य गुरु को दक्षिणा देकर गुरु से आशीर्वाद लेते थे। एक शिक्षक प्रायः 10-12 विद्यार्थियों को शिक्षा देता था। शिक्षक शिक्षा देते समय साथ साथ विद्यार्थियों को सुसंस्कृत बनाने का कार्य भी करते थे। 11वीं सदी में भारत यात्रा पर आने वाली विदेशी यात्री अल बरूनी के अनुसार भी यह नगरी उस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी, जहां हिंदू विद्याताओं के श्रेष्ठतम विद्यालय थे। वर्तमान में भी काशी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विख्यात है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि प्राचीन जो शिक्षा केंद्र थे, शिक्षा केंद्र के रूप में विक्रमशिला पर संक्षिप्त। हमने नालंदा देख लिया, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब हम लोग देखने वाले हैं विक्रमशिला।
प्राचीन कालीन शिक्षा केंद्र में विक्रमशिला का तीसरा स्थान था। आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में विक्रमशिला स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंशी राजा धर्मपाल ने की थी। उसी ने यहाँ पर अनेक बौद्ध मंदिरों और विहारों का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के समान इनकी ख्याति भी सर्वत्र थी। पाल नरेश धर्मपाल ने यहाँ पर 108 अध्यापकों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था। यहाँ के शिक्षक अपने अपने विषय के प्रकांड पंडित थे, जिन्होंने अनेकानेक ग्रंथों की रचना की थी और तिब्बती भाषा में उनका अनुवाद भी किया था। ठीक है, यहाँ बौद्ध धर्म के दर्शन अतिरिक्त मुख्य रूप से व्याकरण, न्याय, तत्वज्ञान, तंत्र और कर्मकांड आदि की शिक्षा दी जाती थी। यह विश्वविद्यालय 450 वर्षों तक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा, लेकिन 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने दुर्ग समझकर इस पर आक्रमण कर दिया और बर्बरतापूर्वक इसका विध्वंस कर दिया। वो जो ये सब जो आए थे खिलजी लोग, ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर नहीं, जो एजुकेशन सेंटर था उसको भी बर्बाद कर रहे थे ये लोग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ तक्षशिला एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। अब शिक्षा केंद्र के रूप में हम लोग तक्षशिला पर संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे। तो भारत की प्राचीनतम शिक्षण संस्था तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित थी। रामायण के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष द्वारा इस नगरी की स्थापना के कारण इसका नाम तक्षशिला पड़ा था। विद्या के केंद्र के रूप में तक्षशिला की ख्याति दूर दूर तक थी और लोग यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आते थे। चाणक्य जैसे प्रकांड राजनीतिज्ञ तथा भृत्य कौमार जीवी जैसे शल्य चिकित्सक यहीं अध्यापक पद पर कार्यरत थे। कौशल के राजा प्रेषणजीत मौर्य, नरेश चंद्रगुप्त मौर्य, मगध का राज्य वैदक जीवक, पतंजलि के बौद्ध विद्वान वसुदेव ने यही शिक्षा ग्रहण की थी। जातकों के अनुसार यद्यपि तक्षशिला एक उच्च कोटि का शिक्षा केंद्र था, किंतु उसका स्वरूप किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय की भांति नहीं था, क्योंकि ना तो कोई निश्चित शिक्षा काल था, ना उपाधि है, ना कोई पाठ्यक्रम। यहाँ के भिन्न विधाओं और कलाओं से आकृष्ट होकर काशी, कुरु, राजगृह, मिथिला, कौशल, उज्जैनी और सुंदरवती नगरों के विद्यार्थी विद्या अर्जन करने के लिए आते थे। तक्षशिला में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इनमें वेद, यत्री, वेदांग, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन एवं 18 शिल्प प्रमुख थे। यहाँ के प्रमुख विषयों में शल्य चिकित्सा, युद्ध काल, ज्योतिष, मुनिमी, कृषि, व्यापार, भविष्य, कथा, रथ चालन, इंद्रजाल, नागवशीकरण, संगीत, नृत्य, चित्रकला, व्याकरण, दर्शन थे। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही वर्ण के लोग विद्यान के लिए आते थे। तक्षशिला में शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा भी देते थे। धनी शिष्य गुरु को धन राशि के रूप में, निर्धन छात्र श्रम के रूप में गुरु को दक्षिणा चुकाते थे। शिक्षा का यह केंद्र लगभग 1000 वर्षों तक देश विदेश में प्रसिद्ध रहा। शिक्षा केंद्र के रूप में तक्षशिला का महत्व 4वीं सदी ईस्वी तक रहा, क्योंकि 5वीं सदी के प्रथम चरण में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी फहान ने इनका कोई विवरण नहीं दिया। 6वीं शताब्दी में हुण आक्रमणकारियों ने इस शिक्षा केंद्र का संपूर्ण विनाश कर दिया। 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री युआन चांग ने इस समय नगर का संपूर्ण वैभव और महत्व समाप्त हो चुका था, इसीलिए इन लोगों ने नहीं लिखा उन चीजों के बारे में। वान शांग और चीनी यात्री युआन च्वांग और फहान, इन लोगों ने नहीं लिखा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में। भारतीय संस्कृति के विकास में व्यास के योगदान। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने कि वो कौन सा किताब लिखा है, महाभारत, ठीक है ना। महर्षि कृष्ण द्वापन, इनका पूरा नाम सुन लीजिए, इन बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। महर्षि कृष्ण द्वापन वेद व्यास महाभारत के रचयिता के रूप में ख्याति प्राप्ति है। इनके पिता का नाम महर्षि पराशर था। पिता का नाम क्या था, तो महर्षि पराशर। माता का नाम सत्यवती था। उन्होंने माता से तपस्या हेतु जंगल में जाने की आज्ञा मांगी। माता के अस्वीकार किए जाने पर उन्होंने अपनी माता को यह आश्वासन दिया कि उनके स्मरण करते ही वे तपस्या से वापस आ जाएंगे, और ऐसा कहकर वह तपस्या के लिए जंगल में चले गए। इस प्रकार उन्होंने कल्याण के लिए तपस्या का कार्य कर संसार के समक्ष सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। भारतीय संस्कृति के निर्माण में महर्षि व्यास का योगदान अति महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में केवल एक ही वेद था, लेकिन उन्होंने उसका विभाजन किया। ऋग्वेद,
सामवेद अधुर्वेद वर्तमान स्वरूप निश्चित हुआ। वेद पाठ से स्त्री, शूद्र एवं पतित लोगों के वंचित किए जाने के कारण उन्होंने महाभारत की रचना की ताकि साधारण लोग सहजता महसूस कर सके। उन्होंने 18 पुराणों का संकलन किया। भारतीय धर्म, संस्कृति, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक एवं जन जीवन के ज्ञान की दृष्टि से पुराणों का महत्व अधिक होने के कारण इसे पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया गया। भगवान व्यास ने नारद की कथा अनुसार श्रीमद् भागवत की रचना की, जो वैष्णवों का वेद कहा गया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में वेद व्यास का अभूतपूर्व योगदान है। उनके द्वारा रचित वेद, महाभारत, पुराण भारतीय संस्कृति के मूलाधार है। भारतीय संस्कृति की अनेक जो भी परंपराएं हैं इसमें समाहित हैं।